आबना हर्मुज़ में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब ने 3 माल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाया है और 2 को अपनी तहवील में ले लिया है। ऐसे वक्त में जब जंग बंदी में तोसी तो हो गई है, लेकिन नाकाबंदी बदस्तूर जारी है। ईरान ने इस जंग बंदी को बेमायने करार दिया है और उधर अमरीकी सदर जेडी वैंस का दौरा पाकिस्तान भी फिलहाल रुक गया है। तो क्या पाकिस्तान अब भी दोनों फरीकों को वापस मुज़ाकरात की तरफ ला सकता है? यही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। 40 बरस कबल सोवियत यूनियन में चेर्नोबिल नामी जौहरी प्लांट को एक हादसा पेश आया था, जिसके असरात यूरोप में आज भी महसूस किए जा रहे हैं। देखिएगा कि अब वहाँ क्या हालात हैं। और आपको ले चलेंगे एल साल्वाडोर, जहाँ 486 मुल्ज़िमान एक ही कटहरे में मुल्क की तारीख के सबसे बड़े और अपनी नौयत के अनोखे मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी को अभी चंद घंटे ही बाकी थे और सदर ट्रंप दोबारा ईरान पर हमला शुरू करने की बातें भी कर रहे थे कि अचानक उन्होंने जंग बंदी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सदर ने कहा कि जंग बंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान की क़यादत जंग ख़त्म करने के लिए कोई एक मुश्तरका तजवीज़ पेश नहीं करती। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक जारी रहेगी। खलीज में सूरत हाल अब भी बहुत कशीदा है। इत्तलात के मुताबिक आबना हर्मुज़ में 3 माल बरदार जहाज़ों पर हमला किया गया है। ईरान के पासदारान इनकलाब या IRGC का कहना है कि उन्होंने 2 बहरी जहाज़ों को अपने कब्ज़े में ले लिया है और उन्हें ईरान के साहिल की जानिब लेकर जा रहे हैं। सूरत हाल पर BBC के नामनिगार डेविड वेलिस की रिपोर्ट देखिए, जो पेश कर रहे हैं जावेद सुमरो। 2 हफ्तों में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग को मजीद बढ़ाने की धमकी से पीछे हट गए हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमसे कहा गया है कि हम ईरान पर हमला उस वक्त तक रोक दें जब तक उनके रहनुमा कोई एक मुश्तरका तजवीज़ तैयार न कर लें। इसलिए मैंने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो नाकाबंदी जारी रखे और हर लिहाज से तैयार रहे। इसी वजह से मैं जंग बंदी को बढ़ा रहा हूँ। हम तैयार हैं, फ़ौज पूरी तरह तैयार है। वो वाकई बहुत ज़बरदस्त हैं। जंगबंदी में तौसी करने से चंद घंटे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि वो दोबारा ईरान पर बमबारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फिर ये धमकी दोहराई थी कि वो ईरान के पुल और बिजली के प्लांट्स तबाह कर देंगे, लेकिन वो एक ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिससे तेल की कीमतें अचानक दोबारा न बढ़ें। आबना हर्मुज़ से गुजरने वाली ट्रैफिक एक बार फिर तकरीबन रुक गई है। अगरचे सदर ट्रंप चाहते हैं कि आबना हर्मुज़ दोबारा खुले, लेकिन वो ईरान पर इक़्तिसादी दबाव कम करने का कोई इरादा नहीं रखते। वो समझते हैं कि नाकाबंदी की वजह से ईरान पर मज़ीद दबाव पड़ेगा। ये नाकाबंदी उन जहाज़ों पर है जो ईरानी बंदरगाहों में आते जाते हैं। ईरान का कहना है कि ये नाकाबंदी जंग जैसा अमल है और ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी है। जब सदर ट्रंप वाइट हाउस में कॉलेज के खिलाड़ियों का इस्तकबाल कर रहे थे, ईरान के रहनुमा फौजी जवाब देने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने ट्रंप की जंग बंदी बढ़ाने के ऐलान को बेमायने करार दिया। वाइट हाउस के मुताबिक नायब सदर जेडी वैंस, जो पहले पाकिस्तान में होने वाली बातचीत के दौरान अमरीकी टीम के साथ थे, उस वक्त तक वाशिंगटन में रहेंगे जब तक ईरान की तरफ से जंग ख़त्म करने की कोई तजवीज़ नहीं आ जाती। लेकिन दोनों तरफ बदएतमादी बहुत ज़्यादा है और ईरान को शक है कि अमेरिका अचानक कोई हमला कर सकता है। अगर अमेरिका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे तो मुमकिन है ईरान दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आ जाए, लेकिन ईरान के एटमी प्रोग्राम के मामले पर दोनों ममालिक अभी भी बहुत दूर हैं। ये कमज़ोर और गैर मुयन्ना मुद्दत वाली जंग बंदी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है और जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं नामानिगार उमर दराज नंगियाना। उमर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की सूरत हाल जो है वो कशीदगी का शिकार है। तो अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की आमद जो है वो भी फ़िलहाल रुक गई है। इस्लामाबाद में हुक्काम क्या कह रहे हैं इस हवाले से? गज़नफ़र, यहाँ पर जो तैयारी की सूरत हाल थी वो उसी तरह कायम है। जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो थोड़ी सी ईज़ की गई हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि बातचीत हो सकती है। और जो जिन हुकाम से हमारी बात हुई, आज मेरी एक हुकूमती वज़ीर से बात हुई और मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि अगर वो ऑन रिकॉर्ड हमें सूरत हाल के हवाले से कुछ बताएं और ये भी कमेंट करें कि पाकिस्तान के किरदार के ऊपर जो इसमें बातें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान क्या जवाब देता है। तो उन्होंने ये कहा कि नो कमेंट्स, वी आर स्टिल होस्ट्स।
تو پاکستان میں ابھی بھی حکام یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اس کی میزبانی کریں گے اور یہ دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ ریزیوم ہوگا، یہ ہوگا اسلام آباد کے اندر۔ اچھا، صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان میں کیا پاکستان کا کردار تھا یا امریکہ خود بھی جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع نہیں کرنا چاہتا؟ غضنفر، اس پر جو کچھ سورسز ہیں حکومتی، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان گزشتہ روز کافی فون کے اوپر کافی پاکستانی حکام بزی رہے اور کافی کالز آتی اور جاتی رہیں، اور اس میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایران کو کنونس کریں کہ وہ اس راؤنڈ آف ٹاکس کے لیے پاکستان آئے۔ اس کے لیے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، ایرانی سفیر جو ہیں ان سے بھی کچھ پاکستانی وزراء کی ملاقاتیں ہوئیں، تو کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف فی الوقت جنگ کے لیے ایپیٹائٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے دونوں یہ چاہ رہے تھے کہ معاملات جو ہیں وہ بن جائیں، لیکن اب تک ظاہر ہے کہ وہ ٹاکس ہو نہیں پائیں، لیکن کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کی طرف سے بھی۔ اچھا، ایران کی طرف سے کوئی پیغام یا بیان وغیرہ سامنے آیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو نیول بلاکیڈ ہے ان کے پورٹس کی یو ایس نے کی ہوئی وہ ختم کی جائے، اور اس کے بعد وہ بات چیت کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ نہیں ہوا، اور وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر یو ایس جو ہے اس کا ڈیلیگیشن اسلام آباد آتا ہے تو ان کے لیے تھوڑی سی ایک بارگیننگ پوزیشن بہتر بنانے کی کچھ گنجائش ہوگی۔ جب لیکن وہ نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر اب صورتحال بہت ہی انسرٹن ہو گئی ہے، اور ایران کی طرف سے اب بہت سے بیانات سامنے آئے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نیول بلاکیڈ کو ہٹانے کے لیے اٹیک وغیرہ بھی کر سکتے ہیں یا زبردستی اس کو ہٹانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کچھ شپس کے اوپر بھی فائر کیا ہے، تو صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ اسلام آباد سے عمر دراز ننگیان ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ 40 سال قبل یوکرین کے چرنوبل پاور پلانٹ میں دنیا کے بدترین ایٹمی حادثے نے عوامی صحت کی ہنگامی صورتحال پیدا کر دی تھی، کیونکہ ایک ری ایکٹر کے دھماکے سے یورپ بھر میں تابکار مواد پھیل گیا تھا۔ آج یہ مقام یوکرین کے ساتھ جنگ میں اہم دفاعی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہمارے نامہ نگار جارڈن ڈنبر کو اس جگہ تک رسائی ملی اور انہوں نے چرنوبل جا کر وہاں موجود خطرات کا جائزہ لیا۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں رفاقت علی۔ چرنوبل کو آج جیسے وہ ہے ویسے دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ وقت میں پیچھے چلے جائیں۔ آپ بس سوچ سکتے ہیں کہ رات کے وقت فون بج رہے ہوں گے، لائٹس جل بجھ رہی ہوں گی اور الارم کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اس جگہ کھڑا ہونا جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا واقعی بہت حیران کن ہے۔ 2022 میں روسی فوج نے پلانٹ کے عملے کو 5 ہفتوں تک یرغمال بنا کے رکھا۔ انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائیں، تابکاری والی زمین میں خندقیں کھودیں، اور یوکرینی حکومت نے بتایا کہ ریڈیشن کی سطح میں اضافہ ہوا۔ اور پچھلے سال ایک روسی ڈرون نئی حفاظتی دیوار سے ٹکرا گیا جو چرنوبل کی خطرناک تابکاری کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روسی ڈرون لگا تھا۔ دیکھیں یہ اثر ری ایکٹر کے کتنے قریب تھا۔ میرے خیال میں یہ کمرہ سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ چرنوبل پر مسلسل حملے کا خطرہ موجود ہے کیونکہ روس اور یوکرین کی جنگ رکنے کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ پلانٹ سے آنے والے خطرے کا سائران ہے، جس کا مطلب ہے کہ اوپر سے میزائل یا ڈرون آ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی چرنوبل ہی آئیں گے، کیونکہ یہ راستہ کییو کی طرف جاتا ہے، لیکن پلانٹ میں کام کرنے والوں کے لیے یہ ہر دن کا معمول بن گیا ہوگا۔ حتیٰ کہ جب ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے تب بھی یہاں کام کرنے والوں کے لیے خطرہ ختم نہیں ہوتا۔ میں ریٹائرڈ انجینئر دمترو اور کچھ دوسرے چرنوبل کارکنوں کے ساتھ شامل ہوا جنہوں نے ایک رضاکار ٹیم بنائی ہے۔ وہ روسی ڈرونز پر نظر رکھتے ہیں۔ تو آپ اور مقامی لوگ اس بندوق سے ڈرون گرا رہے ہیں؟ اس قسم کے ڈرون جو چرنوبل پر لگے تھے، جو حفاظتی ڈھانچے سے ٹکرائے تھے۔ جی ہاں، یہ ڈرون ہیٹنگ سسٹم، پانی کی سپلائی کے نظام اور بجلی کی سپلائی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دمترو اور دوسرے رضاکار سخت سردی میں ایک رات میں 10 گھنٹے تک جا کر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ہم 30 سال سے زیادہ عرصے سے آزاد ہیں اور ہمیں اپنی آزادی کی فکر ہے۔ ہم صرف اپنی جانیں نہیں بچانا چاہتے بلکہ اپنے فیصلے کرنے کا حق بھی بچانا چاہتے ہیں، اور ہم آج بھی اس حق کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد یہ مشکل کام اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ عملہ آج بھی چرنوبل حادثے کے اثرات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، صرف یوکرین کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے۔
मैं हूं ज़फ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। लबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि कल रात वादी बीका के करीब अल-जबूर के कस्बे में एक इसराइली ड्रोन हमले से एक शख्स हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए हैं। इससे कबल इसराइल ने कहा था कि उसने शुमाली इसराइल पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए। 10 रोज़ा जंग बंदी बरकरार है, मगर दोनों एक दूसरे पर उसकी खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लबनान और इसराइल के माबैन दहाइयों बाद पहली बराह रास्त सिफारती बातचीत अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन में जुमरात को रखी गई है। ChatGPT चलाने वाली कंपनी ने अमेरिका में हलाकत खेज फायरिंग के एक वाक़े के बाद इसमें अपने किसी किस्म के किरदार की तरदीद की है। रियासत फ्लोरिडा में इस्तग़ासा ने कंपनी के खिलाफ फौजदारी तहकीकात शुरू कर रखी हैं। रियासत के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि चैटबॉट ने एक यूनिवर्सिटी में 2 अफराद को हलाक करने वाले शख्स को मशवरा दिया था। OpenAI ने इन हलाकतों को एक सानिया करार देते हुए कहा है कि उसकी टेक्नोलॉजी ने गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई बिल्कुल नहीं की है। इस लेगो सेट ने खला के किनारे तक पहुंचकर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बुलंद तरीन सतह तक जाने का अपना टाइटल अपने नाम कर लिया है। बरतानिया के इलाके नॉर्थ वेल से लॉन्च किया गया ये सेट गुब्बारों के एक स्पेशल सिस्टम की मदद से 35,000 मीटर की बुलंदी तक गया और फिर बाहिफाजत ज़मीन पर आ गया। बरतानिया में बर्ड फ्लू की आजमाइशी वैक्सीन पहले रज़ाकारों को दी गई है ताकि मुस्तकबिल में वबा की सूरत में इसे आम किया जा सके। ये वैक्सीन H5N1 स्ट्रेन से बचाव के लिए तैयार की गई है, जिसकी वजह से दुनिया भर में परिंदों में तबाहकुन अमराज फैल रहे थे और ये वायरस कुछ दूध देने वाले जानवरों में भी फैल गया था। इस आजमाइश में बरतानिया और अमेरिका से 4,000 रज़ाकार शामिल किए गए हैं। क्या कोई हुकूमत जराइम ख़त्म करने के लिए इंसाफ के उसूलों से भी दस्तबरदार हो सकती है? एल साल्वाडोर में एक इंतहाई गैर मामूली अदालती कार्रवाई शुरू हुई है, जिसमें एक साथ 486 अफराद पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आज ट्रेंडिंग में इसी पे बात करेंगे। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं, बल्कि एक ऐसे मॉडल की मिसाल है जहां रियासत ने जराइम के खिलाफ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। एल साल्वाडोर के दफ्तर अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ये मुकदमा मारा सलवाट्रा यानी MS-13 नामी मुसल्लह ग्रोह की आला क़यादत के ख़िलाफ़ है। मुलज़मान में ग्रोह की सबसे आला क़यादत के अरकान भी शामिल हैं, जिन्हें रामफला कहा जाता है, यानी वो अफराद जो पूरे ग्रोह की सरगर्मियों को कंट्रोल करते हैं। 413 मुलज़िम पहले ही एक ख़ुसूसी क़ैद खाने में बंद हैं, जबकि 73 के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। यह मुकदमा सदर नायब बुकेले की उस हंगामी हालत के तहत चल रहा है जो मार्च 2022 से आज तक नाफिज है। इस दौरान मुल्क में 87,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस हंगामी हालात के तहत शहरियों के बाज़ आइनी हुकूक भी मुअत्तल किए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को वसी इख्तियारात दिए गए हैं। एल साल्वाडोर एक वक्त में दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल होता था, जहाँ 2015 में फ़ी 1 लाख अफराद में 103 कत्ल रिकॉर्ड किए गए थे। बुकेले हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस सख्त पॉलिसी के बाद जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। मुलज़मान पर 2012 से 2022 के दरमियान 47,000 से ज़ायद जराइम का इल्ज़ाम है, जिनमें 29,000 कत्ल, भत्ताखोरी, असला व मंशियात की स्मगलिंग भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक ये मुकदमा सिर्फ एल साल्वाडोर तक महदूद नहीं, दुनिया भर की हुकूमतें इसके नताइज का बगौर जायज़ा ले रही हैं, क्योंकि ये तय करेगा कि क्या जराइम के ख़िलाफ़ जंग में इंसाफ के बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज किया जा सकता है या नहीं। ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं, मगर रफ्तार, महारत और मुकाबले की शिद्दत के एतबार से ये माजूरी खिलाड़ियों के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इंग्लैंड में पावर चेयर फुटबॉल की तंजीम का कहना है कि अगर ज़्यादा लोगों को इस खेल के बारे में मालूम हो जाए तो मुल्क भर में दर्जनों नए खिलाड़ी आला मयार के मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। हमारी डिसेबिलिटी की नामनिगार निकी फॉक्स की रिपोर्ट आलिया नाज की पेश कर रही है। हर शख्स को जिंदगी में किसी न किसी खेल की ज़रूरत है। मेरे पास अब वीकेंड नहीं है, मेरा वीकेंड यही है। तेज़, मुसाबकती और तकनीकी एक ऐसा खेल है जिसमें बरकी व्हीलचेयर की मदद से खिलाड़ी नहायत मयारी फुटबॉल का मुजाहिरा करते हैं। मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है, यूरोपीय चैंपियनशिप जीती है।
मुझे जो खुशी उस गोल से मिलती है जो मैच का पासा पलट दे वो कहीं और नहीं मिलती। आप जानते हैं खुशी के उस एहसास को। इनमें से बहुत से खिलाड़ी माजूर अफराद के लिए खास दूसरे खेलों में हिस्सा नहीं ले सकते। बचपन से ही मुझे खेल से प्यार था, लेकिन मैं इसमें पूरी तरह से शामिल नहीं हो सका। मेरे लिए ये ऐसा खेल है जो मैं दिल से खेलना चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बगैर तो मैं ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकता। ये खेल 80 की दहाई में बस वक्त गुजारने के लिए शुरू हुआ था, मगर अब इसकी चैंपियनशिप और प्रीमियरशिप होती है जिसमें तमाम बड़े क्लब वीकेंड्स पर मुकाबला करते हैं। जब मैंने पहल खेलना शुरू किया तो हम आम कुर्सियों पर बैठकर खेलते थे। उनसे काम चल जाता था, मगर ये कुर्सियाँ उनसे बहुत बेहतर हैं। मैंने सुना है कि आप सबसे ज्यादा एजाज जीतने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। इंग्लैंड में खातून खिलाड़ियों में, जी हाँ, यूरोप में भी। इन बहुत से खिलाड़ियों की तरह मैं भी माजूर हूँ। मेरे लिए कोई भी खेल मुश्किल है। मैं तवक्को नहीं कर रही थी कि इंग्लैंड का हेड कोच मुझे तरबियत देगा। कोशिश करो कोंस के जिस कदर करीब जा सको, लेकिन कोंस को हिट मत करो। हम दुनिया की बेहतरीन पावर चेयर टीमों में से एक हैं। हमारे पास आला मयार वाले पुरअज़्म खिलाड़ी हैं। हम यूरोपीय और वर्ल्ड कप जीतने की तैयारियां कर रहे हैं। वेस ब्राउन ने अपने करियर का ज्यादा हिस्सा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते गुजारा। वो क्लब फाउंडेशन के बड़े सपोर्टर हैं। इस वक्त हफ्तावार तरबियत के लिए आए हुए हैं। देखने में तो बड़ा आसान लगा मुझे, लेकिन मूवमेंट, कुर्सियाँ और स्टिक, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं तो फौरन अलग हो गया, मगर ये लोग तो बहुत तेज और मयारी खेल रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है देखकर। So I'm going to roll it to you and I want you to turn towards it. Okay. To score. Smack it. All right. Ready? Okay. पावर चेयर फुटबॉल बहुत से मौके फराहम करता है, लेकिन खिलाड़ियों से पूछें तो वो कहेंगे असल मजा तो जीत का है। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आएँ। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट को फॉलो करें। ये प्रोग्राम रोज़ शाम 7:30 बजे आप आज न्यूज़ पर देख सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रोग्राम आपसे मिस हो जाए तो आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर आके देख सकते हैं। ग़ज़न फ़हदर को अब इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी।